हालांकि ये पूरी तरह मुमकिन है कि वो उसे निभाने वाला नहीं है। धूल भरी सांझ उतरती है और रोज की तरह ओवेन तालाब के पास बैठा होता है, इस उम्मीद में कि शायद वो फिर से अपने बच्चे के साथ जी पाएगा, जैसे पहले जीता था। जहां तक राख राख और उसके गांव की बात है, ओवेन मानता है कि चीफ्टैन की वही नादानी आखिरकार उसके पतन की वजह बनेगी। ये समझने के लिए कि उनके बीच असल में क्या बातचीत हुई थी, हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा। रख रख ओवेन को कैरेक्टर्स और सिंबल्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है। वो टहनी से कुछ निशान बनाता है और उनके मतलब बताता है। एक क्रॉस मना करने का संकेत है और दूसरा सिंबल झूठ को दिखाता है। ओवेन तेज दिमाग का है, वो जल्दी समझ जाता है। इतना ही नहीं, वो दोनों सिंबल्स को जोड़कर एक नया मतलब भी निकाल लेता है। जैसे झूठ वाले निशान पर क्रॉस लगाने से बनता है नो लाई, यानी सच। रक राक उसकी समझ से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। उसे खुद भी कभी नहीं सूझा था कि सिंबल्स को ऐसे जोड़ा जा सकता है। ये तारीफ ओवेन को शूनान की याद दिला देती है, जो भी उसकी अक्ल की खूब सराहना करता है। फिर भी ओवेन को हैरानी होती है कि राक राक उसे ही ये सिंबल्स क्यों सिखा रहा है, जबकि फ्रॉगमैन की बैठकों में इनका जिक्र तक नहीं होता। जैसे रक राक उसके मन की बात पढ़ रहा हो। वो बताता है कि वो ये सब सिर्फ भरोसा बनाने के लिए सिखा रहा है, फ्रॉगमैन से नहीं, ओवेन से। रक राक पहले ही समझ चुका है कि फ्रॉगमैन के बारे में जो बताया गया है वो पूरा सच नहीं है, और बहुत कुछ है जो ओवेन को कहने की इजाजत नहीं। राक राक और उसके लोगों ने दर्द झेला है, इसलिए वो दूसरों के दर्द को पहचानना सीख चुके हैं। वो शिकारी और शिकार में फर्क करना जानता है, और वो पहले ही समझ चुका है कि ओवेन और उसके लोग शिकार हैं। रकराक ओवेन के चेहरे पर छुपा दर्द साफ देख सकता है। फिर भी वो जवान लिजर्ड मैन सब कुछ नकारता रहता है। लेकिन चीफ्टेन सच्चाई जानता है। फ्लैशबैक से वापस आते हुए ओवेन अपनी हालत पर सोचता है। उसने पता है कि काले स्केल्स वाला चीफ्टेन आत्मविश्वासी और ताकतवर है, लेकिन फ्रॉगमैन के हथियारों के सामने उसके टिकने की कोई उम्मीद नहीं। रकराक का यह दावा कि उसने एक अबोमिनेशन को मारा था, ओवेन को पूरी तरह बकवास लगता है। खास तौर पर तब जब उनके पास कोई ढंग का हथियार तक नहीं है। ऊपर से ओवेन को लगता है कि राक राक बहुत मूर्ख है जो उसे सिंबल्स का ज्ञान दे बैठा। ओवेन खुद को चीफ्टैन के भरोसे के काबिल नहीं मानता। उसे लगता है वो बस एक सौदेबाज है जिसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। अगला दिन आता है और रकराक आखिरकार फ्रॉगमैन के गांव पहुंचता है। उन्हें देखते ही शुनान खुले दिल से अपने नए दोस्तों का स्वागत करता है। औपचारिक बातें खत्म होते ही रकरक पूरी तैयारी के साथ आने के लिए माफी मांगता है। उसे डर था कि रास्ते में कहीं कॉकेट्रीज न मिल जाए, और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बेशक शुनन को कोई आपत्ति नहीं होती। उसके दिमाग में तो लिजर्ड मैन बस बेवकूफ हैं जो सोचते हैं कि उनके प्रिमिटिव स्पीयर्स कॉकेट्राइज के सामने कुछ कर पाएंगे। वैसे भी शूनान का लिजर्ड मैन से लड़ने का इरादा है ही नहीं। वो तो दावत में खाने में जर मिलाने वाला है। इसके बाद राक राक इधर उधर नजर घुमाने लगता है, ओवेन को ढूंढते हुए। शुनन बताता है कि वो दावत की तैयारी में व्यस्त है। आखिरकार वो उसे मेहमानों के लिए बैठने की जगह सजाते हुए देख लेते हैं। शुनान देखता है कि ओवेन जमीन पर टहनी से कुछ निशान बना रहा है। उसने जरा भी शक नहीं होता। वो मान लेता है कि ओवेन बस बैठने की जगह चिन्हित कर रहा है। वो रैक रैक को इशारा करता है कि वो खुद जाकर ओवेन से मिले। शुनान खुद खाने की तैयारी देखने चला जाता है। जैसे ही रैक रैक पास पहुंचता है, ओवेन जमीन पर बने निशानों की ओर इशारा करता है, जैसे वो बैठने की जगह बता रहा हो, लेकिन असल में वो वही सिंबल होता है जिसका मतलब है झूठ। रकराक उसी पल समझ जाता है कि अब क्या करना है। वो यूरी को इशारा करता है कि शुरुआत करे, और उसी पल असली दावत शुरू हो जाती है। यूरी पैर जमाता है, स्टांस लेता है और पूरी ताकत से स्पीयर फेंकता है, और वो वहीं मर जाता है। एक आर्मर्ड फ्रॉगमैन उसी जगह ढेर हो जाता है। इसके बाद रक अपने वॉरियर्स को हुक्म देता है कि फ्रॉगमैन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, और इसी के साथ शुरू होता है ये एक तरफा नरसंहार। कुछ ही समय गुजरता है और रक का दल बिना एक भी नुकसान उठाए पूरे इलाके को साफ कर देता है। ज्यादातर फ्रॉगमैन जान बचाकर भाग चुके होते हैं। शूनान भी उन्हीं में से एक होता है। अब अगला खतरा बोमैन का है, और इसके लिए राक बस यही उम्मीद करता है कि उनका बैकअप प्लान काम कर जाए। वो तुरंत ओवेन की तरफ मुड़ता है और उसे एक बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपता है। एक ऐसा काम जिसमें गलती की कोई जगह नहीं है। कट होता है फ्रॉगमेंट पर। शुनान गुस्से में भीतर ही भीतर उबल रहा होता है। अगर उसके दांत होते तो वो उन्हें पीस रहा होता। उसने पूरा यकीन होता है कि यह सब ओवेन की ही चाल है। वो अपने लोगों को आदेश देता है कि गांव का हर वॉरियर तुरंत इकट्ठा किया जाए। उन्हें बिना देर किए लिजर्डमैन पर हमला करना है। जहां तक बंदी बनाए गए ग्रे लिजर्डमैन की बात है, उन्हें आगे भेजा जाता है रकराक के दल को रोकने के लिए, जब तक फ्रॉगमैन वॉरियर्स पूरी तरह तैयार ना हो जाएं। जल्द ही फ्रॉगमैन तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं, सीधा लिजर्डमैन की तरफ। लेकिन रक इसके लिए पहले से तैयार था। उनका बैकअप प्लान था शील्ड्स। सारे लिजार्डमैन अपनी ढालें उठा लेते हैं और उड़ते हुए तीरों को रोक लेते हैं। वो कमजोर डंडे टकराते ही उछलकर जमीन पर गिर जाते हैं। यूरी ये देखकर खुशी से उछल पड़ता है। ये सच में एरोस के खिलाफ काम कर रहा है।
इसी बीच शुनान झट से स्ट्रैटेजी बदल देता है। वो आदेश देता है कि फ्रॉगमैन सिर्फ तभी तीर चलाएं जब लिजर्डमैन आगे बढ़ें। लेकिन ये योजना भी वहीं ढह जाती है, क्योंकि तभी घना धुआं पूरे इलाके को निगल लेता है और हर किसी की विजिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब कोई ढंग से निशाना नहीं लगा सकता। और ये धुआं फैलाने वाला कौन है? ओवेन, जिसने फ्रॉगमैन के घरों में आग लगा दी होती है। उसके साथ ही लिजर्डमैन उसे हैरानी से देखते हैं, इतनी बड़ी हिम्मत करते हुए। कुछ पलों के लिए उन्हें लगता है कि यह शुनान का ही आदेश होगा, लेकिन ओवेन सच बता देता है, वो ये सब ब्लैक स्केल्ड चीफ्टैन के आदेश पर कर रहा है। वो अपने साथियों से गुहार लगाता है कि बस इस एक बार उस पर भरोसा कर लें, और भरोसा दिलाता है कि रैक रैक फ्रॉगमैन को पूरी तरह कुचल देगा। आखिरकार उसके साथी भी मशालें उठा लेते हैं और चारों तरफ आग लगनी शुरू हो जाती है। जब तक शुनान को एहसास होता है कि पूरा गांव जल रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिलहाल वो पीछे हटने का फैसला करता है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उसके अधीन लिजर्डमैन पहले ही गद्दारी कर चुके होते हैं। उनकी योजना होती है बाद में दोबारा हमला करने की, जब उनका ट्रम्प कार्ड वॉरियर ओबॉय पहुंच जाएगा। लेकिन शूनन के मन में अब भी शक बना रहता है कि क्या वो सच में बाजी पलट पाएंगे। उसने ओबॉय की ताकत पर शक नहीं है। उसने डर इस बात का है कि शायद एक ताकतवर वॉरियर भी काफी ना हो। वो फिर पानी में रहने वाले उस फींड की मदद लेने के बारे में सोचने लगता है। इसी बीच वॉरियर ओबॉय को खबर मिलती है कि शुनान लोअर विलेज की तरफ रिट्रीट कर रहा है। बैंक्वेट हॉल पर तैनात 10 वॉरियर्स और जांच के लिए भेजे गए 5 वॉरियर्स सब मारे जा चुके हैं। ओबी आइलैंड पर मौजूद 5 वॉरियर्स और अपने साथ के 10 को गिनता है। कुल मिलाकर उनके पास अब 45 वॉरियर्स होते हैं। ये संख्या उसे आत्मविश्वास देती है। अभी भी उन्हें बढ़त हासिल है। एक फ्रॉग मैन स्पीयर निकालता है। उसने जहरीले फ्रॉग म्यूकस में लपेटता है और फेंकने की तैयारी करता है। लेकिन तभी जमीन कांप उठती है। एक ठंडी दहशत वॉरियर ओबॉय की रीढ़ में उतर जाती है। उसके सीने में वही एहसास दौड़ जाता है जो उसे कॉकेट्राइस के सामने खड़े होने पर हुआ था। वो समझ जाता है कुछ बेहद विनाशकारी आ रहा है। फिर वो तीरों की बौछार शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका हमला ड्रेक मानून के सामने बिल्कुल बेकार साबित होता है। उसकी विशाल मौजूदगी ही फ्रॉगमैन को डर से कांपने पर मजबूर कर देती है। उस बीस्ट पर सवार है जेल। वो महसूस करती है कि पिछली बार के मुकाबले मनून कितना बड़ा हो चुका है। और सबसे मज़ेदार बात, जो एरोस दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार माने जा रहे थे, वो मानून के लिए बस हल्के स्नैक्स बनकर रह जाते हैं। दरअसल मानून जो भी उसके मुंह के पास आता है उसे चबा जाता है। वो भयानक दहाड़ लगाता है और ज्यादा खाने को तैयार हो जाता है। ये फ्रॉगमैन अब उसका बफे बनने वाले हैं। ओबीओए खुद को एक गंभीर मुसीबत में फंसा हुआ पाता है, क्योंकि उनका अल्टीमेट वेपन पूरी तरह फेल हो चुका है। भले ही वो मानून के कमजोर हिस्सों पर निशाना साधने की कोशिश करे, लेकिन वो क्रीचर इतना तेज है कि सही एम लेना नामुमकिन हो जाता है। आखिरकार मन्नून झपटता है और अपने जबड़ों की जबरदस्त ताकत से एक फ्रॉगमैन को बेरहमी से कुचल देता है। अब ओबॉय को पूरा यकीन हो जाता है कि यह मॉन्स्टर वो चीज नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। जब हर तरह का हमला इस ऑलराउंड प्रेडेटर पर बेअसर साबित होता है, तो ओबॉय उसका ही दम उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो जहरीले टोड को सीधे मानून की तरफ उछाल देता है, और जैसा उसने सोचा था, मानून उसे पल भर में निगल जाता है। बाकी फ्रॉगमैन भी अपने अपने पॉइजनस टोड्स उसकी तरफ फेंकने लगते हैं, और मानून बाएं दाएं हर एक को अपने मुंह से लपक लेता है, जैसे कोई कीमती डिजर्ट जहना होने दे रहा हो। इसी बीच जेल को अजीब लगने लगता है कि दुश्मन मन्नून पर सच में स्नैक्स फेंक रहा है। नेबुला की ब्लेसिंग्स के असर में, खास तौर पर उन 3 ब्लेसिंग्स में से एक की वजह से, उनके पास टॉक्सिन्स के खिलाफ जबरदस्त रेजिस्टेंस है। एक बार फिर ओबॉय को बहुत देर से एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मनून अगली स्नैक को देखकर जैसे खुशी से मुस्कुराता है, लेकिन उस पल ओबॉय का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद सीन कट होता है उस जगह पर जो आग की लपटों में घिरी होती है। एक फ्रॉगमैन जहरीले एरो से रकराक को निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन चैड लिजर्ड अपनी पूंछ के एक ही वार में उड़ते हुए एरो को बीच में ही काट देता है। फिर यूरी स्नाइपर का सिर कुचल देता है। दिमाग के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं और आखिरी वॉरियर भी ढेर हो जाता है। अब कोई दुश्मन नहीं बचता। शुनान गांव छोड़ चुका होता है और नदी के बीच बने आइलैंड वाले इनर विलेज की तरफ भाग चुका होता है। फ्रॉगमैन के बेरहमी से कुचले जाने के बाद ग्रेश ब्राउन लिजर्डमैन भी उन पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ तबाही और फ्रॉगमैन को होता नुकसान देखकर रकराक सोचने लगता है कि उनका लीडर एओलॉय अब तक सामने क्यों नहीं आया। असल में नेबुला ये काम पहले ही कर चुका होता है। एओलॉय को ऑफ स्क्रीन ही निपटा दिया गया था। एक वायरस था जिसका नाम इतना लंबा था कि बोलना भी बेकार था। बस इतना समझ लो कि उससे फैलने वाली बीमारी बेहद जानलेवा थी। जब राक ने होली लैंड छोड़ने का फैसला किया था, नेबुला ने सैकड़ों किलोमीटर दूर एक बीमारी ढूंढ ली थी। इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करके उसने उस बीमारी को यहां तक पहुंचा दिया। जैसे ही महान फ्रॉगमैन लीडर एओलॉय संक्रमित हुआ, वो ताकतवर शख्स नहीं रहा जैसा उसे समझा जाता था। मौत के किनारे खड़ा वो मूर्ख लगातार सेरेमोनीज करता रहा, जहां उसने बेचारे लिजर्डमैन बच्चों की बलि दी
उन्हें उस दो सिर वाले फींड के आगे चढ़ाता रहा। उसने लगा कि यही एक तरीका है जिससे उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। वापस राक रैक और उसके दल पर आते हैं। उन्होंने पूरे इलाके से फ्रॉगमैन को साफ कर दिया होता है। तब ओवेन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है। गिड़गिड़ाते हुए वो रैक रैक से कहता है कि तुरंत झील पार करें और बीच वाले आइलैंड तक पहुंचे। वहां कुछ जवान लिजर्डमैन को उस दो सिर वाले फींड की बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही होती है। हालात चाहे जितने भी डरावने हों, रकराक साफ कह देता है कि ओवेन ने यह बात बहुत देर से बताई है। अब झील पार करना नामुमकिन है क्योंकि फ्रॉगमैन पहले ही नावों से आइलैंड की तरफ निकल चुके हैं। तैरकर जाना तो सीधी मौत है। पानी में वो फ्रॉगमैन आर्चर्स के लिए बस प्रैक्टिस डमीज बन जाएंगे। ओवेन पूरी तरह टूट जाता है। हाथ जोड़कर आंखों में दर्द और बेबसी लिए वो रैक रैक से कुछ करने की भीख मांगता है। उसका बेटा वहीं कैद है। जैसे ही उसके बेटे का जिक्र आता है, रक राक आपा खो बैठता है और ओवेन के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ देता है। वो इस खोखले दिमाग वाले इंसान पर चिल्लाता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। रक राक को इस बात का गहरा अफसोस होता है कि ओवेन ने कभी उस पर भरोसा ही नहीं किया। अगर शुरू से सच्चाई सामने होती तो रकरक को पूरा यकीन है कि वो उस नकली गॉड को गिराने की तैयारी पहले ही कर चुका होता। अब ओवेन की वजह से उसका बेटा बेवजह मौत की तरफ धकेला जा रहा है। यहां तक कि ओवेन खुद भी अब अपने फैसलों पर टूटने लगता है। और जब सब कुछ बहुत देर हो चुका लगता है, तब वो दो सिर वाला फींड आखिरकार फ्रॉगमैन की सेरेमोनी का जवाब देता है। फींड बलि लेने के लिए प्रकट होता है। फ्रॉगमैन पूरी श्रद्धा के साथ अपने गॉड का नाम जपने लगते हैं और उससे अपनी बलि स्वीकार करने की गुहार लगाते हैं। एओलोय और भी गिड़गिड़ाता है। अपने गॉड से कहता है कि वो ब्लैक सी स्केल्ड लार्जमैन को पूरी तरह नष्ट कर दे जो झील के लिए खतरा बने हुए हैं। इसी दौरान ओवेन झील के किनारे बैठा रहता है, बेबस, बस सब कुछ अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखता हुआ। राक राक और जेल मीनवाइल उस अबोमिनेशन को ध्यान से परख रहे होते हैं। सबसे पहले उन्हें समझ आता है कि ये क्रीचर उस कोलेप्टेरा से थोड़ा बड़ा है जिसे उन्होंने चट्टानों से कुचला था। इसे हराने का चांस तो है, लेकिन हालात पूरी तरह उनके खिलाफ है, खासकर टेरेन की वजह से। नुकसान होना तय है। उस पल राक राक को अपने गॉड से एक साफ संकेत मिलता है और यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। राक राक ओवेन से कहता है आगे देखने को, ध्यान से देखने को और खुद से पूछने को कि वो मिरेकल्स पर यकीन करता है या नहीं। उनके सामने प्रकट होता है एक विशाल प्रेइंग मैंटिस, गॉड का जिंदा चमत्कार। कट होता है उस मूर्ख फ्रॉग लीडर पर जो अब भी उस दो सिर वाले फ्रीक की पूजा में डूबा होता है। वो फींड से गिड़गिड़ाता रहता है कि इन लिजर्डमैन को बलि के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन साफ दिखता है कि फींड का ध्यान कहीं और खिंच चुका है। जब ओलॉय इधर उधर देखता है ये समझने के लिए कि फाइंड की नजर किस पर टिक गई है, तो उसकी आंखें उस विशाल मैंटिस पर जाकर ठहर जाती हैं। उस डरे हुए फ्रॉगमैन के दिमाग में बस एक शब्द गूंजता है, गॉड। ये क्रीचर सच में एक गॉड है। नेबुला ने इसे अबोमिनेशन एसेंस से रचा है। इसके साथ डोमिनियन लेवल 4, डिविनिटी लेवल और जमा हुआ फेथ भी अहम वजह रहे। इनके बिना सेक्रेड बीस्ट बनना मुमकिन ही नहीं था। नेबुला जानता है कि इस स्टेज पर बहुत कम प्लेयर्स के पास ऐसा क्रीचर होगा। इसी बीच दो सिर वाला फींड मैंटिस पर झपटता है, उसे चीरने के इरादे से। लेकिन मैंटिस नंगे हाथों से उस दरिंदे का जबड़ा जकड़ लेता है। मॉन्स्टर तड़पता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और इसी उथल पुथल में कई फ्रॉगमैन उसके भारी शरीर के नीचे कुचल जाते हैं। दूसरा सिर हमला करता है, लेकिन मैंटिस जरा भी रहम नहीं दिखाता और उसे बेरहमी से काट देता है। हर तरफ खून बिखर जाता है। जिसे गॉड समझा जा रहा था उसे अब उसकी औकात का सबक मिल चुका है। वो कुछ नहीं, बस एक घिनौना चूहा था। मैंटिस इस नीच क्रीचर को अपने सर्वशक्तिमान क्रिएटर को भेंट करने का फैसला करता है। एक ही झटके में वो मॉन्स्टर का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है और इस अज्ञानी दरिंदे को उसके दयनीय अस्तित्व से आजाद कर देता है। दो सिर वाला फींड मर चुका होता है। मंटिस सीना तानकर खड़ा रहता है, जीत को महसूस करता हुआ। लिजर्डमैन खुशी से झूम उठते हैं और ओवेन अपनी आंखों में आए आंसुओं को मुश्किल से रोक पाता है। मानना पड़ेगा मैंटिस की एंट्री प्योर हाइप थी। नेबुला भी अंदर ही अंदर यही मानता है। फींड की स्टैट्स चाहे जितनी इंप्रेसिव हों, उसे अपना छोटा डोमिनियन इस्तेमाल करने का मौका तक नहीं मिला। और जैसा कि तय था, दो सिर वाले फींड की मौत नेबुला को उसकी एसेंस सौंप देती है। एक नया नोटिफिकेशन उसे उस स्मॉल डोमिनियन को क्लेम करने देता है जो अब तक अननोन था। क्लेम करने के बाद नेबुला समझ जाता है कि वो डोमिनियन सी वाटर का है। अब साफ हो जाता है कि मॉन्स्टर ने इसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया। यहाँ सिर्फ मीठा साफ पानी है। सी वाटर डोमिनियन यहाँ बेकार था। सच कहें तो रिवर्स का डोमिनियन ज्यादा काम का होता, क्योंकि नेबुला खुद भी सी वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर भी उसे भरोसा है कि इसका वक्त आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है चीफ ऑनलॉय पर, जो अपने गॉड को इतनी आसानी से गिरते देखकर सदमे में जड़ हो चुका है। अपने पिता को इस हाल में देखकर उसका बेटा शूनन आखिरकार फ्रॉगमैन के पतन की असली वजह समझने लगता है। उसके मुताबिक फ्रॉगमैन की ताकत बीमारी से नहीं गई, बल्कि इसलिए कि वो उस दो सिर वाले फींड पर
जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए थे। पूरी ट्राइब ने सतर्क रहना छोड़ दिया, ट्रेनिंग बंद कर दी, ये मानकर कि उनका गॉड उन्हें हमेशा बचाएगा। अब फ्रॉगमैन बस कायर रह गए हैं, दुश्मनों का सामना करने की ताकत भी खो चुके हैं। महान मैंटिस अपने क्रिएटर को अबोमिनेशन के विनाश की खबर देता है। नेबुला अपनी क्रिएशन पर गर्व करता है और उसे अगली पुकार तक विश्राम करने की अनुमति देता है। ग्रेट मैंटिस हर वक्त तैयार है, जब भी बुलावा आएगा वो लौटेगा। इसी बीच राक राक और उसका दल फ्रॉगमैन को नदी पार करके आउटर विलेज की तरफ भागते देखता है। गांव खाली हो चुका होता है, जिससे राक राक को तैर कर जाने और लिजर्डमैन बच्चों को बचाने का मौका मिल जाता है। अपनी आवाज़ ऊंची करके दबदबे से भरे लहजे में रक रक कैदियों से बोलता है, आज वो फ्रॉगमैन पर अपनी जीत लिखने आया है। अगर किसी में हिम्मत है कि वो उसके साथ खड़ा हो तो आगे आए। ओवेन बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ता है। वो पूरी तरह तैयार है इस जीत को आखिरी मोहर लगाने में मदद करने के लिए। बाकी घायल लिजर्डमैन भी हिम्मत जुटाकर साथ आने की जिद करते हैं और उसी पल रक रक को अपना चीफ्टेन मान लेते हैं। लेकिन राक राक साफ मना कर देता है, घायल लोग यहीं रुकेंगे और आराम करेंगे। तब एक बहादुर लिजर्ड मैन आगे आता है, खुद को पुराना वॉरियर बताता है। वो जानता है कि खतरे के सामने कब तलवार उठानी है और कब रुक जाना है। फ्रॉगमैन सिविलियंस को मारने में उन्हें कोई गर्व नहीं, लेकिन उनके दिलों में फिर से आग जल चुकी है, अपने लिए लड़ने की आग, अपनी आज़ादी वापस पाने की आग। और इस आग को भड़काया है रक राक और उसके लोगों के जज्बे ने, फ्रॉगमैन वॉरियर से डरने से उनके खुले इनकार ने। रक राक समझ जाता है कि इस जोश के पीछे असली ईंधन फ्रॉगमैन के लिए नफरत और गुस्सा है। वो पुराना वॉरियर बिना झिझक मान लेता है, अब वक्त आ गया है इस जलती नफरत को बाहर निकालने का, ताकि दिलों की आग शांत हो सके। उन्होंने अपने साथी खोए हैं, अपने बच्चे, अपने पोते। जब तक ये जुल्म फ्रॉगमैन को लौटा नहीं दिया जाएगा, उन्हें चैन नहीं मिलेगा। और सच कहें तो रैक रैक भी यही चाहता है। वो फिर से अपनी आवाज बुलंद करता है, हवा को चीरती हुई, और सबको संकल्प से भर देता है, उन लोगों से बदला लेने के संकल्प से जिन्होंने उन्हें तोड़ा था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे लौटते हैं। ये वही वक्त है जब शूनान रक राक को बौ चलाना सिखा रहा था। राक राक की तेज सीखने की रफ्तार देखकर शूनान को यकीन हो गया था कि वो जल्द ही फ्रॉगमैन वॉरियर्स के बराबर पहुंच जाएगा। उस समय राक राक की सबसे बड़ी कमी थी एरो छोड़ने में देर करना। राक राक का तर्क साफ था, बेकार जगह मारने से बेहतर है अहम जगह पर वार करना। तब शूनन समझाता है कि असली लड़ाइयों में टारगेट्स कभी स्थिर नहीं रहते, इसीलिए बिना चूके जितनी जल्दी हो सके शूट करना जरूरी है। इस बात को याद रखो, ये आगे चलकर काम आएगी। हथियार को लेकर और बातें साझा करने के बाद रक राक ने उसके इस्तेमाल को और गहराई से समझ लिया। शूनान ने यह भी वादा किया कि जब उनका रिश्ता और मजबूत होगा तब वो राक राक को खुद बो बनाना सिखाएगा। उसने भरोसा दिलाया कि इसके लिए जरूरी सामग्री लिजर्डमैन को आसानी से मिल सकती है। उस पल जब शूनान ने आसानी से मिलने वाली सामग्री का जिक्र किया, राक राक के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, एक भारी अशुभ एहसास, जिसका मतलब वो बाद में शूनन के मुंह से खुद समझेगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि राक राक को वो सिहरन क्यों महसूस हुई थी, लेकिन अभी सस्पेंस यहीं रहने देते हैं। फिलहाल वो बाकी वॉरियर्स के साथ आइलैंड की तरफ तैर रहा है। जैसे ही वो किनारे पहुंचते हैं, ग्रे स्केल वाले लिजर्डमैन अपने अपनों की तरफ टूट पड़ते हैं। ओवेन अपने बेटे इयान को पूरी ताकत से टूटकर गले लगा लेता है। रक राक तुरंत यूरी को बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी सौंपता है, और ग्रे वो ब्राउन स्केल्स वाले लिजर्डमैन को आउटर विलेज के पीछे भेज देता है ताकि फ्रॉगमैन उलझे रहें। यूरी जितना समझ पाता है, प्लान साफ है, दुश्मन को दोनों तरफ से दबोचना। रक राक इसकी पुष्टि करता है। जैसे ही दुश्मन का ध्यान सामने की ओर पूरी तरह खिंच जाएगा, वो झील पार करके पीछे से वार करेगा। हालांकि यूरी अपने चीफ्टेन के लिए परेशान है, रक राक उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक रहेगा, खासकर अब जब दुश्मन की संख्या पहले जैसी नहीं रही। ऊपर से लिजर्डमैन को अपने गॉड से एक और ब्लेसिंग मिल चुकी है। उनके काले स्केल्स अब चांदनी में चमकती लहरों की तरह झिलमिलाते हैं। कट होता है फ्रॉगमैन विलेज पर, जहां हर तरफ अफरा तफरी मची है। दुश्मन के डर से सब भाग रहे हैं। उसी पल राक राक और उसका दल गांव के दूसरी तरफ से टूट पड़ता है। यूरी और उसके साथी पहले ही तबाही मचा चुके होते हैं। राक राक बिना रुके उसी आग में कूद जाता है। फ्रॉगमैन का महान चीफ्टेन गिड़गिड़ाकर 2 सिर वाले फींड से प्रकट होने की भीख मांगता है, उसे इस तबाही से बचाने के लिए। आखिर उसने उसके नाम पर इतनी बलि दी थी। रक रक उसकी बकवास वहीं खत्म कर देता है। एक ही स्पीयर सीधे उसके सिर के आर पार, और वो वहीं ढेर हो जाता है। एक तरफा नरसंहार हर आखिरी फ्रॉगमैन को निगलता चला जाता है। अब लिजर्ड मैन चिल्लाते हुए शूनान को ढूंढ रहे हैं। वो डर के मारे एक झोपड़ी में छिपा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा संख्या और बेहतर हथियारों के बावजूद फ्रॉगमैन कैसे टूट गए। आखिरकार
रैक रैक उसे ढूंढ निकालता है, ब्लैक नाइट्स का सदस्य, जो चुपचाप उसके ठीक पीछे आ चुका होता है। पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होते ही शुनान डर से जड़ हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। रकराक उसे उठ खड़े होने का आदेश देता है और कहता है, हथियार उठाओ। वो शुनान को आखिरी मौका देना चाहता है, एक वॉरियर की तरह लड़कर अपनी इज्जत बचाने का। लेकिन शुनान कायर निकलता है। मौत के सामने ऑनर उसके लिए बेकार है। वो तुरंत गिड़गिड़ाने लगता है, उन पलों की दुहाई देता है जो उन्होंने साथ बिताए थे। इतना ही नहीं, वो बो बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का राज उगलने को भी तैयार हो जाता है। वो उन जिंदा प्राणियों के बारे में भी बताता है जिनसे बो स्ट्रिंग्स के लिए टेंडन्स निकाले जाते थे। कांपती आवाज में वो सच कबूल करता है, ये टेंडन्स लिजर्डमैन से लिए जाते थे। शुनान को बहुत देर से एहसास होता है कि ये सच बोलकर उसने अपनी सजा और भारी कर ली है। रकराक उसकी कबूलनामा सुनता है और हैरानी की बात यह है कि वो सौदा मान लेता है, शुनान को जिंदा छोड़ने का फैसला करता है। आखिर रख रख की उससे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। फिर सख्त लहजे में वो शुनान को भाग जाने का हुक्म देता है। फ्रॉगमैन इशारा समझते ही जंगल की तरफ जान बचाकर दौड़ पड़ता है। लेकिन राक राक ने उसे छोड़ा था सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उसे निशाना साधने के लिए एक चलता हुआ टारगेट चाहिए था। अगला दिन आता है और एक फ्रॉगमैन की लाश पेड़ से बंधी मिलती है, लिजर्डमैन चीफटेन के लिए एक परफेक्ट टारगेट डमी। राक राक नए बनाए गए बोस को टेस्ट कर रहा होता है। हर बो में कस्टम बो स्ट्रिंग्स लगी हैं, जो उन्होंने खुद बनाई हैं। फिलहाल एक ही दिक्कत है, स्ट्रिंग्स की मजबूती कम है, जरा ज्यादा जोर पड़े तो टूट जाती हैं। ओवेन मान लेता है कि इस वक्त उनके पास इससे बेहतर कोई मटेरियल मौजूद ही नहीं है। रकरा की बात जानता है और इसी वजह से वो यहाँ हमेशा टिकने का इरादा नहीं रखता। सर्दी आने वाली है और बफलोस को खिलाने के लिए उन्हें किसी गर्म जगह जाना ही होगा। ओवेन ने वॉरियर मास्क पहन रखा है, तो रैक रैक समझ जाता है कि वो आज शिकार पर गया होगा। ओवेन गर्व से पुष्टि करता है, इलाके में बचे सारे फ्रॉगमैन खत्म कर दिए गए हैं। अब बॉस स्ट्रिंग्स के लिए सामग्री की कमी की चिंता नहीं रहेगी, कम से कम कुछ वक्त तक। इसके बाद हमें अतीत की एक झलक दिखती है, जब शुनान के पैर में वार लगा था और वो लड़खड़ा गया था। ग्रे लिजर्डमैन उसी पल उसे मार डालने को बेकाबू हो चुके थे और ये जिम्मेदारी ओवेन ने खुद ली थी, पूरी ठान कर उस गंदे टोड को अपने हाथों से खत्म करने के लिए। ओलोई, फ्रॉगमैन ट्राइब का चीफ, अपने बेटे जैसा ही अंजाम झेलता है, लेकिन ओवेन उसे बचा नहीं पाया। अब उसके बोन्स शायद किसी और के सिर को सजा रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे शुनान की हड्डियां अब ओवेन को सजा रही हैं। ओवेन जैसे ही एक अहम बात बताने वाला होता है, जेल आ जाती है और देखती है कि एक बच्चा पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। वो जानबूझकर उसे चौंकाती है और पूछती है, क्या वो चीफ से मिलने आया है? तब जेल की नज़र उस छोटे लकड़ी के स्टैच्यू पर पड़ती है जो बच्चा गिरा देता है। जब वो स्टैच्यू राक राक को दिखाया जाता है, वो तुरंत पहचान लेता है ये उनका गार्डियन है। सब हैरान रह जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतनी बारीकी से कुछ बना सकता है। तारीफ सुनते ही बच्चा खुशी से चमक उठता है और बताता है कि वो ये गिफ्ट चीफ राक राक को देने वाला था। जेल जोड़ती है कि गांव के बच्चे अक्सर ऐसे फिगर्स बनाते हैं, हर बच्चे के पास एक होता है। बच्चा गर्व से समझाता है कि उसका फिगर उनके गार्डियन को दिखाता है, एक विशाल प्राणी जिसने उन्हें दो सिर वाले फींड से बचाया था। रकरक को गार्डियन फिगर्स रखने का आइडिया पसंद आता है। अगर हर किसी के पास होगा तो सब खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, इसलिए वो कहता है कि हर किसी के पास एक होना चाहिए। फिर असली बातचीत पर लौटते हुए राक ओवेन से पूछता है कि वो पहले क्या बताने वाला था। ग्रे लिजर्डमैन बताता है कि उन्होंने उस गुफा के अंदर कुछ अजीब खोजा है जहां फ्रॉगमैन छिपे हुए थे। वो सबको उस सुरंग तक ले जाता है। जैसे ही वो गुफा तक पहुंचते हैं, बिना रुके अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर मौजूद सारे फ्रॉगमैन पहले ही मारे जा चुके थे, मतलब फिलहाल इस जगह के बारे में किसी और को खबर नहीं है। तब उनकी नज़र एक विशाल पत्थर के पहिए पर पड़ती है जिस पर बेहद जटिल निशान खुदे हुए हैं। यह सोचना ही पागलपन है कि किसी ने इतनी सख्त चट्टान को इतनी सटीकता से तराशा होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन निशानों में वही कोलियोप्ट्रा क्रीचर बना है जिसे उन्होंने पहले पत्थरों से कुचला था। लगता है यहां तक कि नेबुला भी नहीं जानता कि यह क्या है। पहली नज़र में वो बस इतना समझ पाता है कि यह किसी प्राचीन खंडहर का हिस्सा है। पेरिश्ड वर्ल्ड में ऐसे अनगिनत प्राचीन खंडहर फैले हुए हैं। हर रूइन के अंदर अपना अलग ज्ञान या खजाना छुपा होता है। अगर ट्रेजर मिला तो या तो असाधारण ताकत मिलेगी या फिर खौफनाक डिमोनिक गुणों वाली चीजें। लेकिन इस स्टेज पर, जब सिविलाइजेशन अभी शुरुआती दौर में है, एंशंट नॉलेज उतनी काम की नहीं जितनी सुनने में लगती है, क्योंकि इतने प्रिमिटिव भटके हुए लोग ये तक नहीं समझ पाएंगे कि ये चीज असल में है क्या। और ऊपर से जो रूइंस खास मटेरियल्स बनाते हैं, बदलते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं, वो सिर्फ उसी इलाके में काम करते हैं जहां वो मौजूद हों। रक रक जैसे नोमैडिक जीवन जीने वाले के लिए ये सब प्रैक्टिकली बेकार है। हाँ, एक छोटी सी संभावना जरूर है कि ये कोई यूनिक रिलिक हो, लेकिन नेबुला दिल से यही चाहता है कि ये डिमोनिक ना निकले, वरना सब बुरी तरह फंस जाएंगे। जैसे ही वो
उस विशाल पत्थर के स्लैब से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने घूमती हुई बिजली की गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। एक अनजान सत्ता उन अजनबियों का स्वागत करती है जिन्होंने डिमोनिक वर्ल्ड में कदम रखने की हिम्मत की है। अंदर कदम रखते ही लिजर्ड मैन खुद को घुमावदार सीढ़ियों के एक मेज में पाते हैं। सीढ़ियां नीचे की तरफ घूमती चली जाती हैं। इन उलझी हुई सीढ़ियों पर जाने के बजाय रकरक सुझाव देता है कि सीधे नीचे कूद जाना चाहिए, और आगे बढ़ने से पहले उनकी नज़र रास्ता रोके खड़े ढेर सारे चूहों पर पड़ती है। लेकिन जिस तरह ये दांत दिखाकर गुर्रा रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल रैट्स जैसे नहीं लगते। जेल कंफर्म करती है कि ये न्यूट्रिया हैं। उन्होंने पहले न्यूट्रिया खाए हैं, लेकिन ये वाले अलग हैं, क्योंकि ये असामान्य तौर पर बहुत बड़े हो चुके हैं। और एक और बात, न्यूट्रिया आमतौर पर झुंड में नहीं चलते, ना ही आक्रामक होते हैं। शायद ये इस जगह की रखवाली कर रहे हैं। इसीलिए राक राक अपने वॉरियर्स को लड़ाई के लिए तैयार होने का हुक्म देता है। ये ओवरसाइज्ड राइट्स अपने कथित दुश्मनों पर झपटते हैं और बेकार में स्पीयर्स से छेदे जाकर ढेर हो जाते हैं। सब निपटने के बाद रकरक को अफसोस होता है, इतना सारा मांस यूं ही बर्बाद होते देखकर, और वो सुझाव देता है कि इन्हें खाकर देखा जाए। जेल तो ये तक कह देती है कि इन जायंट रैट्स को बफलोस की तरह पालतू बनाकर पाला भी जा सकता है। पालने की बात चलती है तो ओवेन कहता है कि फिश फार्मिंग और भी बेहतर ऑप्शन है। मछलियां पालना आसान होता है क्योंकि वो अंडे देती हैं और अपने बच्चों का खुद ख्याल रखती हैं। वो आसानी से एक डैम बना सकते हैं और हैच होने के मौसम में मछलियों को फंसा सकते हैं। अचानक एक लिजर्ड मैन जैसे ही घायल न्यूट्रिया को छूता है, वो झटके से तड़प उठता है। रकरक भी उसे छूने की कोशिश करता है और उसे भी जोर का झटका लगता है। उस पल सच्चाई सामने आ जाती है। ये न्यूट्रिया दरअसल डिमोनिक एनर्जी एट्रीब्यूट से जुड़े हुए हैं, जिसे लाइटनिंग कहा जाता है, और ये फिजिकल कांटेक्ट से बिजली का वार कर सकते हैं। लगता है नेबुला की सबसे बुरी आशंका सच साबित हो गई है। ये सच में एक डेमोनिक रूइन है। हालांकि लाइटनिंग एट्रीब्यूट बाकी डेमोनिक शक्तियों के मुकाबले कमजोर माना जाता है। अगर राक राक इस एंशिएंट रूइन के अंत तक पहुंच गया तो वो इस डेमोनिक शक्ति को हासिल कर सकता है। हालांकि सिर्फ इसे पा लेने से वो तुरंत मेज नहीं बन जाएगा। डेमोनिक पावर हर पीढ़ी के साथ मजबूत होती जाती है, यानी आने वाली पीढ़ियां असली मेजेस बनेंगी। लेकिन एक और दिक्कत भी है। पेरिश्ड वर्ल्ड में मैजिक और डिवाइन पावर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, जैसा ओरिजिनल स्टोरी में बताया गया है। मैजिक का सोर्स किसी गॉड से नहीं, बल्कि एक एंशिएंट ईविल से आता है। इसी वजह से हाई लेवल मैजिशियंस गॉड्स पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपनी ताकत खुद बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे लोग मैजिशियंस से प्रभावित होते हैं और मैजिक के रास्ते पर चलते हैं, वैसे वैसे गॉड्स में उनकी फेथ घटती जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर प्लेयर्स मैजिक का रास्ता चुनने से बचते हैं। एक लूप होल जरूर है जिसे प्लेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। खैर, वापस रकरक पर आते हैं, क्योंकि अब वो पल आ चुका है जब डिमोनिक रेलिक अपने शिकार को लुभाने लगता है। डिमोनिक एंटिटी सामने आती है और टेलीपैथी के जरिए राक राक से बात करती है। वो पूछती है कि क्या राक राक ये शक्ति चाहता है। अगर हाँ, तो वो देने को तैयार है, क्योंकि इस डिमोनिक आकृति को बाकी कोई देख ही नहीं पा रहा। जेल नोटिस करती है कि राक राक कहीं खो सा गया है और वापस चलने का सुझाव देती है। लेकिन राक राक कहता है कि वो ठीक है और अपने साथियों को रैट्स को खत्म करते रहने का आदेश देता है। अब राक राक समझ चुका है कि इस क्रीचर को सिर्फ वही देख सकता है। टेलीपैथी के जरिए राक राक पहला सवाल पूछता है, जो कोई भी पूछेगा, इसकी पहचान। ये सत्ता खुद को इस जगह की रखवाली करने वाली स्पिरिट बताती है। सिर्फ महान शक्ति वाले ही इसे महसूस कर सकते हैं। स्वाभाविक है, रकरक पूछता है कि वो किस शक्ति की बात कर रही है। वो ये भी महसूस करता है कि बिना बोले बातचीत हो रही है, लेकिन एक दूसरे के गहरे विचार पढ़े नहीं जा सकते। इधर नेबुला सोचता है कि रकरक को इस डिमोनिक मैजिक स्पिरिट के बारे में चेतावनी दे, लेकिन तभी उसकी नज़र रकरक के प्रोफाइल में एक नए एट्रीब्यूट पर पड़ती है। उस एट्रीब्यूट का नाम है डिसेप्शन। नेबुला को समझ नहीं आता कि यह कब अनलॉक हुआ। सबसे करीबी अंदाजा यही है कि शुनान की चालाकियों से निपटते वक्त रकरक ने इसे हासिल किया होगा। इससे नेबुला को थोड़ी राहत मिलती है और वो आखिरी फैसला पूरी तरह रकरक पर छोड़ देता है। वापस उसी एंटिटी के पास वो इलेक्ट्रिसिटी एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा और खोलकर बताती है। एक ऐसी ताकत जो जलती हुई हीट की तरह हर जिंदगी को जलाकर राख कर सकती है, बिल्कुल चमकते सूरज जैसी। अगर राक चाहे तो ये ताकत उसकी हो सकती है। साफ है, मना करने की कोई खास वजह नहीं बनती। तभी स्पिरिट एक शर्त रखने की कोशिश करती है। धोखे से बचने के लिए राक बिना सोचे तुरंत ऑफर ठुकरा देता है। आखिर मुफ्त में तो कुछ मिलता नहीं। स्पिरिट घबरा जाती है और डील बचाने लगती है। कहती है कि शर्त कोई नामुमकिन चीज नहीं है। एक बार फिर रैक अपनी नाराजगी दिखा देता है। अगर बदले में कुछ चाहिए था तो शुरुआत में ही साफ बोलना चाहिए था। फिर भी वो शर्त सुनने को तैयार हो जाता है, लेकिन साफ चेतावनी देता है, अब कोई घुमा फिरा कर बात नहीं,
जो भी है सीधा और साफ बताया जाए। अगर कुछ भी छुपाया गया तो बातचीत यहीं खत्म। तब झेल बीच में आकर बताती है कि सब आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। रैक रैक उसे बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ने का हुक्म देता है। वो खुद अपने थॉट्स समेट कर बाद में आएगा। इधर स्पिरिट अपनी शर्त बताती है। उसका कहना है कि वो इस रूइन में सील है और खुद से हिल भी नहीं सकती। वो चाहती है कि राख राख और नीचे जाए और उस रूइन गार्ड को मारे जो इस सील की रखवाली कर रहा है। आजाद होते ही वो अपनी सारी शक्तियां देने का वादा करती है। सौड़ा मानने से पहले रख रख एक बात कंफर्म करना चाहता है। क्या उसे भी वही ताकत मिलेगी जिससे वो दुश्मनों को रैट्स की तरह झटका दे सके? स्पिरिट फिर दोहराती है, जैसा वो पहले बता चुकी है, उसकी शक्ति का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। अभी ये बस चटकती हुई स्पार्क्स जैसी दिखती है, लेकिन हर इस्तेमाल के साथ और स्ट्रांग होती जाती है। एक दिन राख राख खुद बिजली बुला पाएगा। इतनी ग्रोथ पोटेंशियल के साथ राख राख इतना ताकतवर बन सकता है कि सीधे गॉड को टक्कर दे दे। एक अकेले के लिए यह ताकत बेहद ज्यादा है। इसलिए राख राख के पास चॉइस है। वो इसे पूरी ट्राइब में बांट सकता है या फिर एक रिचुअल के जरिए पूरी तरह खुद के लिए रख सकता है। राख राख स्पिरिट की सारी बातें मान लेता है, लेकिन एक सवाल अब भी दिमाग में अटका है। इतनी भारी ताकत रखने वाला प्राणी आखिर सील कैसे हो गया? स्पिरिट बताती है कि उसी शक्ति ने उसके पतन की नींव रखी। लोग ताकत से डरते हैं और जिससे डरते हैं उसे कैद कर देते हैं। रकराक को यह अजीब आयरनी लगती है कि स्पिरिट खुद मान रही है कि वो खतरनाक है। अब उसे शक होने लगता है कि स्पिरिट कुछ ना कुछ छुपा रही है। या तो ये ताकत उतनी महान नहीं है या फिर इसका नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा है। बेहतर यही होगा कि स्पिरिट सब साफ साफ बता दे, क्योंकि रैक रैक चीजों को बेवजह उलझाना नहीं चाहता। वो पलटकर गुफा का रास्ता गिराने का फैसला करता है ताकि कोई भी इस जगह तक कभी ना पहुंच सके। स्पिरिट घबरा जाती है और सब कुछ बताने का वादा करती है। वो खुद को उन प्राणियों की संतान बताती है जिन्होंने बहुत पुराने समय में दुनिया पर राज किया था, यानी वो प्राचीन दानव जिन्हें वक्त ने भुला दिया। गॉड्स इतने पुराने हैं कि उन्हें भी अपनी शुरुआत याद नहीं, और यही हाल इस स्पिरिट का भी है। वो जितना याद करने की कोशिश करती है उतना ही उसे बस ये याद आता है कि वो हमेशा के लिए सील कर दी गई। अनजान सोर्स से आई ताकत लोगों को इसलिए नशे की तरह चढ़ती है क्योंकि उसका ओरिजिन पता नहीं होता। लेकिन हमारा लिजर्ड मैन ऐसा नहीं है। वो आंख बंद करके इस ट्रैप में नहीं कूद रहा। रक रक को ब्लू लिजर्ड ट्राइब का लीडर और फ्रॉगमैन लीडर याद आते हैं, जो ताकत के आगे टूट चुके थे, खासकर डिमोनिक मैजिक और जो सबसे ज्यादा नशा चढ़ाती है। हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि ये स्टिंगरे जैसी स्पिरिट अपनी ताकत किसी भी रैंडम इंसान को दे सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अच्छे इरादों वाला है या बुरे। गॉड्स अपनी मर्जी से शक्ति देते हैं, लेकिन इस स्पिरिट की ताकत किसी के भी हाथ लग सकती है, यहां तक कि किसी नालायक के भी। और सबसे डरावनी बात यह कि डिमोनिक शक्ति पाने वाला उसे लगातार और स्ट्रांग बनाता जा सकता है। एक वक्त आएगा जब वो गॉड्स को ही ठुकरा देगा। इस अंजाम से बचने के लिए रक रक सोचता है कि इस ताकत को अकेले अपने पास ही रखना बेहतर होगा। ये सच में खौफनाक और बेहिसाब स्ट्रांग है और आने वाली लड़ाइयों में बहुत काम आएगी। आखिरकार रैक रैक एक बड़ी शर्त के साथ स्टिंगरे को आजाद करने का फैसला करता है। पहली शर्त, इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ उसकी ट्राइब करेगी। दूसरी बात, ये शक्तियां ऐसी दिखनी चाहिए जैसे वो गॉड की तरफ से दी गई हो, ताकि किसी की फेथ कम ना हो, बिल्कुल लोगों की आस्था और मजबूत हो। अगली शर्त यह है कि स्टिंगरे को भी उसके गॉड में भरोसा रखना होगा। बेशक स्टिंगरे को यह सोच पूरी तरह बेतुकी लगती है। रक राक जिस गॉड को मानता है उससे कहीं ज्यादा पुराना होने के बावजूद किसी डीटी पर भरोसा करने का ख्याल ही इस स्टिंगरे को अजीब लगता है। ऊपर से गॉड्स आमतौर पर डिमोनिक मैजिक की स्पिरिट्स से नफरत करते हैं, लेकिन राक रैक इस सोच को सीधे पलट देता है। उसके लिए उसका गॉड कोई मामूली डेटी नहीं है। ब्लू इंसेक्ट गॉड उन प्राणियों के लिए उदार है जिनकी वैल्यू होती है, और स्टिंगरे जितना काम का है, इसमें कोई शक नहीं कि ब्लू इंसेक्ट गॉड उसे पहले ही स्वीकार कर चुका होगा। फिर भी स्टिंगरे को यकीन नहीं होता कि रक राक जिस गॉड की बात कर रहा है वो उसे बिना हिचक अपनाएगा। रक राक वादा करता है कि अगर स्टिंगरे शर्तें मान ले तो उसका गॉड इतना दयालु है कि एक एक्सेप्शन जरूर बनाएगा। इसके बाद स्टिंगरे एक छोटा सा सच सामने रखता है। वो सिर्फ इस रूइन में कैद नहीं है, बल्कि इस जगह का अकेला रूलर भी वही है। यहाँ मौजूद हर चीज, चाहे प्राणी हो या वो रूइन गार्ड जिसे राक राक ने गिराया, सब उसके ही मिनियंस हैं। स्टिंगरे ने यह सब सिर्फ रैक रैक की ताकत परखने के लिए किया था। इसके लिए वो माफी भी मांगता है और राक राक उसे माफ करने को तैयार हो जाता है। आखिर वो भी उसके नजरिए को समझ सकता है। वो जानता है कि स्पिरिट इस बदकिस्मत जगह से निकलकर दुनिया की कोई खूबसूरत चीज देखना चाहती है। आखिरकार एंटिटी राक राक से उसका नाम पूछती है और लिजर्ड मैन मुस्कुराते हुए अपना नाम बता देता है। इसी के साथ स्टिंगरे की ली हुई परीक्षा खत्म हो जाती है।
अब वक्त है उस ताकत को देने का जिसका रैक रैक सच में हकदार है। उस पल नेबुला को एक नोटिफिकेशन मिलता है।